हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। मैं अंकित शर्मा हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं आपकी डिमांड पर एक नया टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि मध्यस्थम, सुलह एवं वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये तीन वर्ड है: आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इन थ्री वर्ड्स के बारे में। देखो, तीनों को ही समझना। पहले ये तीन की वर्ड है, तीनों को ही समझ लेते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, भले ही हम सब्सक्राइबर कम रखते हैं, लेकिन हमारे हर एक सब्सक्राइबर में दम है, मतलब उनमें दम रखते हैं। इसलिए वो दम थोड़ा सा कमेंट में भी दिखा दो भाई, ऐसी क्या बात है। हम भी तुम्हारे अपने ही हैं, आपके लिए लेके आए हैं। क्यों जी, कोई गलती सलती हो तो देख लियो, अपना सेटलमेंट कर लेंगे, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट की बात कर रहे हैं हम। सही है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि मैंने तीन चीज लिखी है बोर्ड के पे, दिखाई दे रही होगी। एक तो होता है दोस्तों आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ठीक है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट यानी कि मध्यस्थम, सुलह। ठीक है, मध्यस्थम। ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स, यानी कि सुलह कार्यवाही। और तीसरी बात है ADR, यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये तीन चीजें हैं। अब इन तीन चीजें हैं, तीनों को पहले समझते हैं। देखिए, जो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब होता है हमारा मध्यस्थम करार। अब इसकी बात करूं मैं, इसको सेक्शन 7 की क्लोज 1 के अंदर में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7 क्लोज 1 के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो है, आप समझ लीजिए कि दो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको आर्बिट्रेटर को सौंपना, भले ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल रिलेशन से क्रिएट होता हो। यानी हिंदी में बता दूं, दो पक्षों के बीच के विवाद को मध्यस्थ को सौंपना, भले ही वो संविदात्मक हो या विधिक संबंधों से उत्पन्न हो। यानी किस किस से? वो या तो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, या वो लीगल रिलेशन से क्रिएट हो। भले ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल रिलेशन से वो क्रिएट होता हो, वो आर्बिट्रेशन को सौंपना ही मध्यस्थम करार है। यानी कि वो ही हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहलाता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में। कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है सुलह कार्यवाही। ठीक है, जिसको सेक्शन 61 के पार्ट 3 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 61 पार्ट 3। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जब तक पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक ये पार्ट, यानी कि पार्ट 3 जो पार्ट है, ये लीगल रिलेशन से क्रिएट होने वाले सभी डिस्प्यूट्स पर लागू होता है, भले ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या ना हो। यानी दो पक्षों के बीच का कोई दो पक्षों के बीच में जब तक कोई समझौता नहीं होगा, तब तक ये जो पार्ट है, यानी कि पार्ट 3 जो है, विधिक संबंधों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों पर लागू होता है, भले ही वो संविदात्मक हो या संविदात्मक ना हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो ध्यान देने वाली है। कौन सा? वो है लीगल रिलेशन। ठीक है, लीगल रिलेशन। अगर कोई डिस्प्यूट है, उसका जो क्रिएशन है वो लीगल रिलेशन से होना चाहिए। अगर लीगल रिलेशन से वो क्रिएट होगा, ठीक है, तो ही वो जो है लागू होगा, वो डिस्प्यूट लागू होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल है या नहीं है, यानी कि संविदात्मक है या
नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल रिलेशन दोनों से उत्पन्न होने वाला वो डिस्प्यूट था, ठीक है। यहाँ पर केवल लीगल रिलेशन से पैदा हो रहा है, ठीक है। अब तीसरी बात जो है हमारी वो है ADR, यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसका मतलब होता है वैकल्पिक विवाद समाधान, यानी कि उन डिस्प्यूट्स के लिए एक उनको रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन निकालना, वो क्या है। देखिए इसको हम इसको हम जो है दो पार्ट में बताते हैं। एक तो है इसका नैरो सेंस में और दूसरा है वाइडर सेंस में, ठीक है। दो सेंस में है, तो नैरो सेंस और सेकंड है वाइडर सेंस, ठीक है दोस्तों। जैसे सबसे पहले मैं बता दूं नैरो सेंस में। नैरो सेंस में क्या होता है, देखिए जो डिसीजन विल बी हेल्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी कि जो निर्णय होंगे पक्षों की सहमति से होंगे। इट मीन्स एमिकेबल सेटलमेंट। कहने का मतलब होता है जो यहाँ पे जो नैरो सेंस मैं लेता हूँ, मैं नैरो सेंस में यहाँ पे क्या होगा, एमिकेबल सेटलमेंट होगा, ठीक है। एमिकेबल, ठीक है जी। तो ये हो गया एमिकेबल सेटलमेंट। एमिकेबल सेटलमेंट से मतलब होता है मैत्रीपूर्ण समझौता, ठीक है। जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी कंसेंट देंगे, अपनी सहमति देंगे, तब ये समाधान निकलेगा। दूसरा बात करते हैं दोस्तों वाइडर सेंस के बारे में। देखिए वाइडर सेंस क्या होता है, वाइडर सेंस के अंदर में इसमें ध्यान रखना होता है कि हमें ADR में जो आर्बिट्रेशन है उसको शामिल किया जा सकता है। ADR के अंदर में आर्बिट्रेशन को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन है ये केस के लिए एक ऑप्शन क्रिएट करता है। कहने का मतलब ये है कि ADR यानी कि वैकल्पिक विवाद समाधान के अंदर में जो आर्बिट्रेशन है, यानी कि जो मध्यस्थता है वो मुकदमे के लिए एक विकल्प तैयार करती है। तो तीनों चीजें आपके सामने आ गई। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 यानी कि एक्ट है यहाँ पे 1996, ठीक है। 1996 की धारा 7(1) के अंदर में बताया गया है, परिभाषित किया गया है कि ये जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है, यानी कि मध्यस्थम करार जो है, वो दो पार्टीज के बीच के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको आर्बिट्रेटर को सौंपता है, भले ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल रिलेशन से क्रिएट होते हों। कहने का मतलब ये है कि दो पक्षों के बीच के विवादों को मध्यस्थता को सौंपना, भले ही वो संविदात्मक या विधिक रिलेशन, विधिक संबंधों से उत्पन्न होते हों। दूसरी बात यह है कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर में इसको 1996 सेक्शन 61 पार्ट 3 के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब तक पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता तब तक ये पार्ट जो है, थर्ड पार्ट है, वो लीगल रिलेशन से क्रिएट होने वाले सभी डिस्प्यूट्स पर लागू होता है, भले ही वो कॉन्टेक्चुअल हो या ना हो। और ADR अभी मैंने बताया, नैरो सेंस में क्या होता है, एमिकेबल सेटलमेंट होता है, और वाइडर सेंस में क्या होता है, क्रिएट एन ऑप्शन टू द केस, यानी कि मुकदमे के लिए एक ऑप्शन को रेडी करना, तैयार करना, उसके लिए एक ऑप्शन तैयार कर देता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक ही लेक्चर में 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। क्या कि इट शुड बी एन एग्रीमेंट, ये जो है एक संविदा के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और इसको डिफाइन किया गया है 7 क्लॉज 2 के अंदर में, यानी जो मध्यस्थम करार है एक संविदा में, जो मध्यस्थम खंड है यानी कि जो आर्बिट्रेशन पार्ट है उसके प्रारूप में या पृथक करार के प्रारूप में होना चाहिए। या तो वो क्या होना चाहिए, एक जो है एग्रीमेंट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक जो मध्यस्थम करार है वो
रिटन में होना चाहिए 7 क्लॉज 3, सेक्शन 7 क्लॉज 3 के अंदर में बताया है। और तीसरी बात है कि व्हेन एन एग्रीमेंट कैन बी सेड रिटन, सेक्शन 7 क्लॉज 4 के अंदर में बताया है। इसका मतलब यह है कि एक एग्रीमेंट कब लिखित माना जाएगा, यानी कि कोई करार कब लिखित माना जाएगा। देखिए ये कब लिखित माना जाएगा, जब जो पार्टीज द्वारा जो सिग्नेचर किया गया कोई डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया कोई दस्तावेज है, तो वो लिखित में माना जाएगा। और यदि मध्यस्थम करार पत्र जो टेलेक्स है या टेलीग्राम या संरचना के विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन के किसी भी माध्यम से किया गया है, वो अभिलेख के प्रभाव के रूप में मान्य किया जा सकेगा और इस करार को लिखित करार माना जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है हमारे कि इट शुड बी एन एग्रीमेंट। सेक्शन 7 क्लॉज 2 में एग्रीमेंट यानी कि करार के रूप में होने चाहिए, और करार कब होगा, जब संविदा होगी, यानी कि ये संविदा के एक पार्ट के रूप में होना चाहिए। इसमें ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो संविदा का पार्ट है, संविदा का पार्ट क्या है, एग्रीमेंट, इसलिए मैंने संविदा का खंड ना लिखे, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना लिखे, डायरेक्ट इसको एग्रीमेंट लिख दिया, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ये रिटन होना चाहिए। और तीसरी बात बताई थी कि एक जो है एग्रीमेंट वो कब कहा जाएगा कि वो रिटन एग्रीमेंट है। तो ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स इसके अंदर में आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी कि मध्यस्थम के पक्षकार को निर्देशित करने की शक्ति जहां एक मध्यस्थम करार हो, यानी कि जो मध्यस्थम करार है वहां पर ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंदर में। ठीक है, सेक्शन 8 क्लॉज 1। ठीक है, एक बार फिर से देख लें कि मध्यस्थम के पक्षकार को निर्देशित करने की शक्ति जहां एक मध्यस्थम करार हो, ठीक है, जहां पर क्या हो, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो, वहां पर उसको आर्बिट्रेशन को सौंपने की जो पावर है वो सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंदर में डिफाइन की गई है। इसमें क्या है, अगर जो पार्टीज हैं डिस्प्यूट को कोर्ट में ले जाने के बाद वहां पर जो पार्टी है वो कोर्ट से ये अपील करे, ये रिक्वेस्ट करे कि जो उनका जो डिस्प्यूट है वो मध्यस्थम को सौंपा जाए, आर्बिट्रेशन को सौंपा जाए, तो न्यायालय के पास अपना विवेक है और उस विवेक से वो उस डिस्प्यूट को न्यायालय में सौंप सकता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम कहेंगे कि जो डिपेंड ऑन द कोर्ट, ठीक है, और बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी। ठीक है, डिपेंड ऑन द कोर्ट बाय द कंसेंट या रिक्वेस्ट, क्योंकि कोर्ट से तो रिक्वेस्ट ही की जाएगी, कंसेंट और रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है जी, अगर दोनों पार्टीज चाहेंगी तो वो मध्यस्थम को यानी कि आर्बिट्रेशन को वो विवाद जो है सौंप दिया जाएगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे जो मध्यस्थम यानी कि मध्यस्थम कार्यवाही में न्यायालय द्वारा क्या अंतरिम उपाय स्वीकार किए जा सकते हैं। व्हाट इंटरिम मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड बाय द कोर्ट रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, वो क्या है। तो देखिए मैं इसको ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ या लिख देते हैं, चलो इसको भी। इसके जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 9 के अंदर में डिफाइन किए गए हैं, सेक्शन 9 के अंदर में बताया गया है। देखिए जो सेक्शन 9 है कोर्ट को ये राइट देता है कि वो जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है उसके दौरान सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन अवार्ड के लागू हो जाने से पहले कुछ उपाय कर सके। ठीक है, यानी कि जो सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन अवार्ड यानी कि मध्यस्थम पंचाट के लागू होने से पहले कोई उपाय कर सके। ठीक है, अब जो हमारे ये है इंटरिम मेजरमेंट्स हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं वो क्या है। देखिए अगर कोई मध्यस्थ कार्रवाई के लिए किसी नाबालिग या पागल व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति करने के लिए
जो आर्बिट्रेशन ऑफिसर है उसको नियुक्त किया जा सकता है, या किसी सामान्य वस्तु की कस्टडी यानी कि अभिरक्षा या सुरक्षा पर प्रिजर्वेशन के लिए उपाय करने के लिए, बशर्ते कि उस वस्तु का जो सामान है, वस्तु या सामान है, उसका मध्यस्थम करार की विषय वस्तु हो वो, यानी कि आर्बिट्रेशन की सब्जेक्ट, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड वो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ओके, यानी कि इंटरिम इंजेक्शन दे सकता है, रिसीवर की अपॉइंटमेंट के लिए परमिशन दे सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे, हम कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग के बारे में हम बात करें, इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अभी अभी आपसे बताया था कि जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स है वो दो पार्टी के बीच में जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक ये जो पार्ट थर्ड है ये लीगल रिलेशन से क्रिएट होने वाले सभी डिस्प्यूट्स पर लागू होगा। ठीक है, भले ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या ना हो, वो संविदात्मक हो या ना हो, ये मैंने बताया था आपको सेक्शन 61 पार्ट थर्ड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके आगे की कि जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स है ये कैसे स्टार्ट होती है, कैसे इसका आरंभ होता है। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या होता है कि जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग है इसको स्टार्ट करने के लिए जो पार्टी है वो एक रिटिन में एक लेटर भेजेगी। ठीक है, उसको इनवाइट करेगी, ठीक है, दूसरी पार्टी को कि भाई ठीक है आप करा लीजिएगा। लेकिन अब अगर दूसरी पार्टी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेगी तो जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग है वो जो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर वो पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो उसके पास में चुनाव होता है, उसके पास में एक विकल्प होता है, जो वो चुनाव करेगा तो उसके पास में एक विकल्प होगा जिसको वो दूसरी पार्टी को लिखित में, रिटिन में सूचित करेगा कि हमने आपका जो इनवाइटेबल लेटर है, इनविटेशन है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो उस स्थिति में, ठीक है, यानी कि जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स है वो कब स्टार्ट होगी, शॉर्ट में ये है कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित में एक पत्र देना और वो दूसरी पार्टी उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेती है। ठीक है, तब ये हो जाएगी। अगर निमंत्रण को स्वीकार नहीं करती तब उसके पास में वो विकल्प होगा कि वो लिख करके दूसरी पार्टी को बताएगा कि साहब हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर्स है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर्स है उनको सेक्शन 63 के अंदर में प्रावधान है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर्स के बारे में, यानी कि और उनकी संख्या के बारे में, उनके नंबर्स के बारे में। ठीक है, यानी जो सेक्शन 63 है वो ये प्रावधान करती है कि जो पार्टीज है, ठीक है, जब तक वो 2 या 3 कॉन्सिलेटर्स को सिलेक्ट करने के लिए अपनी कंसेंट, अपनी सहमति प्रदान नहीं करते तब तक उनका जो कॉन्सिलेटर है वो एक ही होगा। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक से ज़्यादा कॉन्सिलेटर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब वे संयुक्त रूप से एक साथ मिल करके एक सामान्य नियम के रूप में कार्य करेंगे। जैसा कि सेक्शन 64 क्लोज 1 के अंदर में बताया है कि जो कॉन्सिलेटर्स है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। देखिए, कॉन्सिलेटर्स मतलब सुलहकर्ता की नियुक्ति कैसे होगी। एक सुलहकर्ता के साथ सुलह कार्यवाही में जो पार्टी है एकल सुलहकर्ता यानी कि सोल कॉन्सिलेटर्स के नाम पर सहमत होंगे। ठीक है, 2 सुलहकर्ताओं के साथ सुलह कार्यवाही में प्रत्येक पक्षकार एक सुलहकर्ता की नियुक्ति करेगा। 3 के साथ में सुलह कार्यवाही में प्रत्येक पक्षकार जो है हर एक पार्टी सुलहकर्ता की नियुक्ति कर सकेगी और तीसरे सुलहकर्ता के नाम पर सहमत हो सकेगा, जो पीठासीन अधिकारी यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हैसियत से काम करेगा। ठीक है, जो 64 क्लोज 1 के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति को ये राइट मिलता है कि वो अपने कॉन्सिलेटर्स को अपॉइंट करने के लिए
अगर एक से सहमत नहीं है तो दूसरे को कर सकता है, दूसरे से सहमत नहीं है तो तीसरे को करा सकता है अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये था सेक्शन 64 क्लोज 1 के अंदर में जो प्रोविजंस है, यानी कि उनकी नियुक्ति के जो प्रोविजंस है वो कैसे कैसे हो सकते हैं, अगर सेटिस्फाइड ना होने पर दूसरे को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आगे चल के सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्सिलेटर्स, यानी सुलहकर्ताओं के कथनों का प्रस्तुतिकरण, जो सेक्शन 65 के अंदर में दिए गए प्रोविजंस है वो क्या है। जो सेक्शन 65 है, धारा 65 कहती है कि जो कॉन्सिलेटर है अपनी नियुक्ति पर विवाद की सामान्य प्रकृति और वाद बिंदु का वर्णन करने वाला एक संक्षिप्त लिखित कथन स्वयं पेश करने के लिए निवेदन प्रत्येक पक्षकार से करेगा, यानी कि दोनों पार्टीज से वो बातचीत करेगा कि आप अपने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर समझाइए। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, दूसरी पार्टी को ऐसे स्टेटमेंट की कॉपी भेजेगा, प्रतिलिपि भेजेगा, और सुलहकर्ता अगर कॉन्सिलेटर को अच्छा लगेगा और फेयर समझेगा तो पक्षकार से जो दस्तावेज साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं या जो अदर स्टेटमेंट्स हैं उनको पेश करने के लिए जो है निवेदन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। और सुलह कार्यवाही के यानी कि जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स है उसके किसी भी स्टेज पर सुलहकर्ता अगर उचित समझे तो पक्षकार से स्वयं को कोई अतिरिक्त सूचना भेजने के लिए भी निवेदन कर सकेगा। तो ये थे सुलहकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण। ठीक है, सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कॉन्सिलेटर्स, जिसको सेक्शन 65 के अंदर में आपको बताया है। अब हम बात करेंगे जो है रोल ऑफ कॉन्सिलेटर्स के बारे में बात करेंगे, जो सेक्शन 67 में बताया गया है। देखिए मैं बता दूं, जो रोल ऑफ कॉन्सिलेटर्स होता है वो क्या होता है। एक जो कॉन्सिलेटर्स का रोल होता है, दोनों पार्टीज के बीच में जो एमिकेबल सेटलमेंट है यानी कि मैत्रीपूर्ण समझौता है उनको कराने का प्रयास करता है। ओके, और दूसरा काम ये करेगा अगर उनको कारोबार से लेकर के यानी कि बिजनेस, प्रीवियस बिजनेस से लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो उसको इसमें शामिल करते हुए और जो उसकी नीतियां हैं और जो संविदा है उनसे जो रिलेटेड चीजें हैं उनको एक दूसरे के बारे में ज्ञान कराएगा और एक फेयर जस्टिस का निर्माण करेगा। ठीक है, और जो हमारा कॉन्सिलेटर्स है वो मतलब इस तरीके से जो है कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स का संचालन करेगा कि मामले की परिस्थितियां दोनों पक्षों की, दोनों पार्टीज की कंसेंट पर निर्भर हो और दोनों एक दूसरे से मतलब संतुष्ट हो, सेटिस्फेक्शन हो, सेटिस्फाइड हो। ठीक है, अब एक बात है इसमें, अगर कोई भी जो होता है प्रीसीडिंग ऑफिसर्स या प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स या कॉन्सिलेशन प्रीसीडिंग करने वाला जो ऑफिसर है या कॉन्सिलेटर्स है, कोई भी व्यक्ति जब तक इनका समाधान नहीं कर पाएगा, जब तक पक्षकारों का सहयोग ना हो, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज, तो पार्टीज के कोऑपरेशन को सेक्शन 71 में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज। अगली बात हम लिखेंगे सी, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज। ठीक है, जो कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज है वो क्या है, सेक्शन 71 के अंदर में इट इज डिफाइंड। इसमें क्या है, जो पार्टीज हैं कॉन्सिलेटर्स के साथ में अच्छे तरीके से फेयर पॉलिसी के तहत यानी कि सद्भावनापूर्ण सहयोग करेगा और विशेषकर जो रिटन एलिमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए, जो एविडेंस है उनको प्रस्तुत करने के लिए बैठक में उपस्थित होने के लिए सुलहकर्ता के द्वारा जो निवेदन है उनको फॉलो करेगा। और सेक्शन 72 के अनुसार प्रत्येक पार्टी जो है निपटारे के लिए सुलहकर्ता के साथ अपने जो सजेशंस हैं उसको पेश कर सकेगी। ठीक है, जो सजेशंस पेश करना है सेक्शन 72 के अंदर में वो किसी भी उस डिस्प्यूट को निपटाने के लिए अपने सजेशन वो पेश करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स। तो ये समझ में आया होगा अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें
सॉल्व कर लेंगे। अब बात करेंगे हम जैसे एडीआर के बारे में। एडीआर यानी कि वैकल्पिक विवाद समाधान। इसमें मैंने पहले ही बताया था कि आर्बिट्रेशन को इसमें शामिल किया जाएगा, जो केस के लिए एक ऑप्शन तैयार करेगा, और दूसरा ये जो डिसीजन है ये डिपेंड करेगा ऑन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी कि पक्षों की सहमति पर, और यानी कि एमिकेबल सेटलमेंट पर, ये हमने बताया था। अब एडीआर के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एडीआर के एसेंशियल एलिमेंट्स है हमारा, एक तो होता है मीडिएशन, दूसरा होता है कॉन्सिलेशन, तीसरा होता है नहीं, एक तो होता है मीडिएशन और दूसरा होता है हमारा दूसरा कॉन्सिलेशन और तीसरा नेगोशिएशन। ठीक है, तीन चीजें हैं। जो मीडिएशन है, मीडिएशन का मतलब होता है मध्यस्थता, कॉन्सिलेशन का मतलब होता है सुलह, और नेगोशिएशन का मतलब होता है वार्ता। देखिए, एक एमिकेबल सेटलमेंट के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया जाए और उनसे बातचीत की जाए, वार्ता की जाए। ठीक है, और जो विवादित समस्याएं हैं, जो डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको जाना जाए। ठीक है, और जो चीजें हैं उनके जो इश्यूज हैं उनको स्पष्ट किया जाए। ठीक है, और ऑप्शन को डेवलप किया जाए। ठीक है, इतने सारे चीजें ये होंगी हमारी वार्ता के दौरान। और मीडिएशन के दौरान क्या होगा, मध्यस्थता को सौंपना, मध्यस्थता कार्य करेगा उनको शॉर्ट आउट करने के लिए या अन्य कोई विकल्प या ऑप्शन निकालने के लिए ये काम करेगा। ठीक है, और जो कॉन्सिलेशन है यानी कि जो सुलह है, सुलह का मैंने आपको बताया ही है। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी के बीच, दोनों पार्टी के साथ में उनकी दोनों की मर्जी से, दोनों की सहमति से उनके मध्य जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, उसका निपटारा किया जाए, तभी हमारा होगा कॉन्सिलेशन। तो ये था हमारा एसेंशियल्स ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट इन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर में। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की। जो इसकी जो टेक्निक्स है वो क्या क्या होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे जो टेक्निक्स ऑफ एडीआर है। पहला पॉइंट है हमारा नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन माने वार्ता। ठीक है, जो अभी बात की है कि एक दूसरे को सामने मेज पर लाना। और दूसरा है हमारा मीडिएशन। मीडिएशन यानी मध्यस्थता, इसके विषय भी अभी बातचीत की है। और थर्ड चीज है हमारी मीडिएशन आर्बिट्रेशन, यानी कि मध्यस्थता विवाचन। यानी कि अगर जो मीडिएशन कॉन्सिलेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मीडिएशन आर्बिट्रेशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसमें टाइम ले लिया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और हमारी चौथी बात है मिनी ट्रायल यानी कि लघु परीक्षण। लघु परीक्षण ये होता है कि जो भी एग्जीक्यूटर्स का मैटर बनता है, एग्जीक्यूटर्स यानी कि निष्पादकों का जो भी मैटर बनता है, उस मैटर के जो तथ्य हैं, रियल जो एलिमेंट्स हैं, उनको जानना। ठीक है, और उनको जानने के बाद एक निष्कर्ष पर पूछना, उनका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना, यानी कि उनका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने के बाद अगर संभव है तो उनका जो है एमिकेबल सेटलमेंट कर दिया जाता है, मैत्रीपूर्ण समझौता कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात करेंगे अपन आर्बिट्रेशन यानी विवाचन के बारे में। आर्बिट्रेशन यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रोसीडिंग्स है जो दोनों पक्षों पर बंधनकारी होती है, दोनों पार्टीज पर। और इसके अलावा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर में विवाद को न्याय निर्णय यानी कि एडजुडिकेशन के लिए किसी मध्यस्थम यानी कि आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल को सौंपा जाता है, या तो एकमात्र जो सोल आर्बिट्रेटर या असमान संख्या वाले विवाचकों से गठित हो, जो अपना निर्णय ऐसे अवार्ड यानी ऐसे पंचायत के रूप में दे, जो विवाद को अंतिम रूप से निपटाता है और पक्षकारों पर बाध्यकारी करता है। ठीक है, अब इसके यानी इसका मतलब ये है कि उस रूप में विवाद को निपटाना जब न्याय निर्णय किसी न्यायाधिकरण को सौंपा जाता है, जो न्याय का निर्णय है वो या तो कोर्ट को या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को सौंपा जाता है उस स्थिति में। ठीक है, अब बात करते हैं फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन यानी कि तीव्र पथ विवाचन। देखिए, तीव्र पथ विवाचन यानी कि फास्ट ट्रैक
जो आर्बिट्रेशन है एक ऐसी बाइंडिंग प्रोसेस है, ऐसी बंधनकारी प्रक्रिया है जिसके अंदर विवाद के पक्षकार को ऐसी मध्यस्थम कार्यवाही को सौंपने के लिए सहमत होते हैं जो मध्यस्थम पंचायत में उसको शीघ्रता से उसको सोल्व करने के लिए कम से कम समय लेते हैं। यानी कि तीव्र पथ विभाजन का मतलब ही ये होता है, फास्ट ट्रैक का मतलब जो मैटर को, प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी उसको सोल्व करे, उसका समाधान करे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में। जो ये इसके गुण हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो एडवांटेजेस ऑफ एडीआर है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो लाभ है, वैकल्पिक विवाद प्रणाली के जो लाभ है वो क्या है। देखिए, वैकल्पिक विवाद प्रणाली का जो है ये कभी भी किसी भी समय इसको आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, और वैकल्पिक विवाद जो प्रणाली है ये कम खर्च और कम समय में बेहतर समाधान प्रस्तुत करती है। ठीक है, तीसरी बात है वैकल्पिक कार्यक्रम लोचदार होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल है, यानी कि झुकाव की संभावना है कि दूसरे या अगर कोई व्यक्ति समाधान के लिए झुकता नहीं है तो उसको झुकाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, और मुकदमे में पक्षों की स्वतंत्रता वैकल्पिक प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होती, यानी कि फ्रीडम ऑफ द पार्टीज टू लिटिगेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एडीआर प्रोसीजर। ठीक है, और नेक्स्ट बात हम करेंगे वैकल्पिक व्यवस्था का प्रयोग वकीलों या वकीलों के बिना भी किया जा सकता है। एडीआर कैन बी यूज्ड विद और विदाउट लॉयर्स। और नेक्स्ट बात है हमारी वैकल्पिक प्रक्रिया है न्यायालय के कार्यभार को कम करने में सहायता करती है, यानी कि एडीआर प्रोसीजर्स हेल्प इन द रिड्यूशन ऑफ वर्कलोड ऑफ द कोर्ट। क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस चल रहे होते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि कोर्ट में केस को निपटाने के लिए बहुत लंबी कार्यवाही होती है, और यहाँ पर कार्यवाही शॉर्ट कार्यवाही में आपका जो मैटर है वो निपट जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि जो वैकल्पिक प्रक्रिया है वो पक्षों को तटस्थ विशेषज्ञों को चुनने की अनुमति प्रदान करता है, अनुमति देता है, यानी कि एडीआर प्रोसीजर्स परमिट्स द पार्टीज टू चूज द न्यूट्रल्स स्पेशलिस्ट। ठीक है, अभी कंक्लूजन की अगर हम बात करें दोस्तों, जो कंक्लूजन है वो यही है कि ये एक बहुत ही सस्ती, सामाजिक और समाज में शांति और एकता स्थापित करने के लिए विवादों को निपटाती है। और विवाद, अगर कोई विवाद है वो बना रहेगा तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के लिए हानिकारक होता है। और जो ये प्रोसेस है ये बहुत ही सरल होता है, इसको ये हर एक आम आदमी की पहुंच के अंदर होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट यानी कि मध्यस्थम करार, दूसरा पॉइंट था हमारा कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स यानी कि सुलह कार्रवाई, और तीसरा था हमारा एडीआर यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली। ये 3 क्वेश्चन हमने किए इस लेक्चर के अंदर में, 3 टॉपिक हमने क्लियर किए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और कितना आया तो कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे आपकी मर्जी। मैं आपका दोस्त अंकित शर्मा तहे दिल से आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।